इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंडर। ऑलराइट, सो टुडे विल स्टडी दिस एज एन इंडिपेंडेंट टॉपिक। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, पहले ये देखो। स्टैटिक्स वर्ड जब भी आए, दिस मीन्स स्टेशनरी, stationary, and electro is there, that means it is something related to electricity or charges, electric charges, electric charges. So basically what is electrostatics? It is that branch of physics which deals with stationary charges, or charges at rest, or charges at rest. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है स्टेशनरी चार्जेस, जो मतलब मूव नहीं कर रहे, या चार्जेस एट रेस्ट विच मीन्स द सेम, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक आइडिया है। इसका कोई एग्जाम्पल बता सकते हो? वन एग्जाम्पल इज जब तुम स्केल को रब करते हो विद योर हेयर एंड देन ब्रिंग द स्केल, the ruler near pieces of paper, they attract the ruler, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एग्जाम्पल है। इस केस में हम इस फिनोमेना को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। सो कूलम्स लॉ हम क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ इज सिंपली अगर बोले तो अगर मेरे पास दो स्टेशनरी चार्जेस हैं, चार्ज Q1, चार्ज Q2, both are stationary, not moving, ये सबसे बड़ी कंडीशन है, ठीक है। and they are also isolated. what does isolated means? इसका मतलब क्या हुआ कि चार्जेस आइसोलेटेड हैं, they are free from the influence of any other charge. मतलब दो चार्जेस को ही कंसिडर कर रहे हैं। ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, बट जब हम किसी दो चार्जेस पे कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हम उसे एज एन आइसोलेटेड सिस्टम ट्रीट करेंगे, ठीक है। मतलब Q1 Q2 है सिर्फ यहाँ पे और कोई चार्ज नहीं है, बट ऐसा होता नहीं है हमेशा, ठीक है। सो आइसोलेटेड चार्जेस का मतलब ये हुआ। अब कूलम्स लॉ जब है तो स्टेशनरी चार्जेस विच आर आइसोलेटेड दे विल एक्सर्ट फोर्स। अब फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, तो दोनों केस में फॉर्मूला सेम रहेगा, अट्रैक्टिव होगी चाहे रिपल्सिव। अगर पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव ऑल्सो रिपेल,
ठीक, चार्जेस की बात कर रही हूँ. सो फोर्स विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 upon R square. R is the distance between the charges. सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है. मान लो ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है. दिस डिस्टेंस इज R और ये कांस्टेंट रहता है. क्यों? क्योंकि चार्जेस स्टेशनरी हैं. ठीक है. सो दिस इज R and this is Coulomb's law in electrostatics, and this is in scalar form. Force is 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R square. ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड है बेसिकली फोर्स का. अब अगला हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ का सिग्निफिकेंस पढ़ तो हम लेते हैं, बचपन से हम पढ़ रहे हैं कि कूलम्स लॉ ये बोलता है, कूलम्स लॉ वो बोलता है, बट कूलम्स लॉ में क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसे. ठीक है. सो कूलम्स लॉ वी स्टडी व्हाई डू वी स्टडी कूलम्स लॉ. ऐसा हमें क्या मिल रहा है? फोर्स मिल रही है. ठीक है. हमने कहा कि कूलम्स लॉ फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 अपॉन R स्क्वायर. ठीक है. This is force of attraction or repulsion between two isolated charges. ठीक. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ? कूलम्स लॉ ने क्वांटिफाई कर दिया. ठीक है. हमें क्या किया? एक फॉर्मूला दे दिया. दिस लॉ quantified the electrostatic force. This law quantified the electrostatic force. ठीक है. So this is Coulomb's law का significance. This is the significance of Coulomb's law. Quantified मतलब हमें एक फॉर्मूला प्रोवाइड कर दिया जिससे हम कैलकुलेट कर सकें. ठीक है. जिससे हम कैलकुलेट कर सकें किसको? फोर्स को. What are the units? अब यूनिट्स हम खुद डिराइव करेंगे. इसके क्या होंगे? Let's see. Force is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. अब फोर्स का क्या होता है यूनिट? SI न्यूटन. ये है ये 1/epsilon naught. इसका हमें कैलकुलेट भी करना है. ठीक है. Q1 इज कूलम, स्क्वायर हो जाएगा, 2 कूलम्स है. डिस्टेंस का मीटर होता है, मीटर स्क्वायर. सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इसका यूनिट क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ठीक है. सो हियर वी कैन राइट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ऑलराइट. नाउ यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का क्या होता है? न्यूटन ये है ना तुम्हारा एसआई यूनिट, मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. तो यहां से न्यूटन की जगह तुम लिखोगे mL/T-2. डायमेंशनल फॉर्मूला. इसकी जगह आएगा लेंथ स्क्वायर. इसकी जगह आएगा ए हुआ एम्पेयर करंट. T-2 -2. ठीक है. क्योंकि चार्ज होता है I इंटू टी, करंट इंटू टाइम, A इंटू टी. नाउ फ्रॉम हेयर कंबाइन कर दो इसको. M एक ही है, L 3 है, T
-2 -4 a -2. ठीक है, दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब ये क्या है? दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम. वैक्यूम. ठीक है, जो इसका आएगा देखो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो भी यूनिट आएगा, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट उसका इनवर्स आ जाएगा. इनवर्स विच मीन्स न्यूटन इनवर्स मीटर -2 कूलम स्क्वायर. कूलम स्क्वायर. सिमिलरली ये क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला. डायमेंशनल फॉर्मूला विल बिकम एप्सिलॉन नॉट का परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का इट विल बी m इनवर्स l -3 t 4 a स्क्वायर. ठीक है, दिस विल बी द डायमेंशनल. कूलम्स लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि कूलम्स लॉ ने फोर्स को क्वांटिफाई किया इस फॉर्मूले से Q1 Q2 upon R square, and because F is inversely proportional to R square, so this is inverse. ये inversely proportional था. Square R का square लॉ, ये है इनवर्स स्क्वायर लॉ. जब भी तुम कोई टॉपिक पढ़ो तो उसकी लिमिटेशन या एडवांटेजेस जरूर पढ़ो. एडवांटेज हमने पढ़ लिया जो सिग्निफिकेंस में बोला. अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशन क्या रही इसकी या क्या है अभी तक. ठीक है, सो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ. सो इसकी लिमिटेशन क्या है? एट टाइम्स R कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. कैसे? सी व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ. हमने कहा दो चार्जेस हैं. मैंने इन्हें स्फेरिकल शो किया, बट जरूरी थोड़ी ना कोई हर चार्ज स्फेरिकल शेप का हो. दिस इज चार्ज Q1, दिस इज चार्ज Q2. ऑलराइट, अब देखो व्हाट इफ चार्जेस ऑफ दिस शेप. ये चार्ज है, ये चार्ज है, या कोई बॉडी है जिसमें बहुत सारे चार्जेस है. ठीक है, तो फिर क्या करोगे? इस शेप की बॉडी, चार्ज इस शेप का है, तो फिर तुम क्या करोगे? आर कैसे कैलकुलेट करोगे? हाउ विल यू कैलकुलेट आर? आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस. मान लो ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, इसके बीच आर कैसे कैलकुलेट करोगे? इसका सेंटर का है, तो तुम इसलिए आर कभी कभी हम कैलकुलेट नहीं कर पाते. सो कूलम्स लॉ अप्लाई करना मुश्किल होता है. ठीक है, दिस इज द लिमिटेशन. तो जब भी हम कूलम्स लॉ जनरली अप्लाई करते हैं तो हम स्फेरिकल चार्जेस के लिए ही करते हैं. स्फेरिकल मान के चलते हैं, बट हमेशा चार्ज स्फेरिकल नहीं होता. ठीक है, so we always study Coulomb's law and we always apply Coulomb's law for spherical charges. ठीक.